हाँ, तो अब हम लोग प्रिकॉशंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। अभी मैंने आपको समझाया है कि जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करने में क्या दिक्कत आता है। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि डबल काउंटिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जब फाइनल प्रोडक्ट्स को लेते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट्स की वैल्यू में ऑलरेडी इंटरमीडिएट का जो वैल्यू है वो ऐड होता है। ठीक है, तो अभी आपको और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं, हम यहाँ पे पॉइंट्स में देखने वाले हैं। प्लीज ये सारे पॉइंट्स देखना आप लोग। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने भी जस्ट कुछ दिन हुआ है ये कॉलेज से निकले हुए, तो मुझे अच्छे से पता है कि हम लोग क्या डाउट्स होते हैं, क्यों हम लोग छोड़ देते हैं। अब ऐसे पॉइंट्स हम लोग 12th में पढ़े नहीं है तो हमें लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर CUET। ठीक है, तो प्लीज इसको लेके चलना। Value of intermediate goods should be not be included in estimation of national income because value of these goods is already included in the final goods। अभी मैंने आपको समझाया कि intermediate goods कैसे जो है ऑलरेडी ऐड होता है उसका वैल्यू फाइनल गुड्स में, तो इसलिए उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर हम उसको भी इंक्लूड करेंगे तो क्या आएगा? डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? ओन अकाउंट प्रोडक्शन मींस आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्शन यूनिट फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी इंक्लूडेड। आपने एक गांव में या कभी आप बेसिक नॉर्मल राशन शॉप पे गए हो, आपने देखा होगा कि उनके घर के लोग भी जब सामान खरीद के ले जाते हैं, या सॉरी जब उनके घर के लोग भी शॉप से सामान निकाल के ले जाते हैं तो वो उसके बदले पैसे देते हैं, या उस अपने गल्ले जो भी बोलते हैं, गांव में उसको गल्ला ही बोलते हैं रूरल एरियाज में, या फिर जो मतलब जहाँ पे वो लोग पैसे रखते हैं वहां पे वो पैसा रखते हैं और फिर वहां से गुड्स लेके जाते हैं। आपने कभी ये चीज देखा है? तो आपको पता है ये क्यों होता है? क्योंकि जो बिजनेस का जो उन्होंने, आप मान लीजिए कि वो आए अपने घर से बार बार सामान निकाल के लेके चले गए, बार बार सामान निकाल के लेके चले गए, तो एक टाइम के बाद ऐसे समय आएगा कि उनको समझ में नहीं आएगा कि उनको प्रॉफिट हुआ कि उनको लॉस हुआ। ठीक है, वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए एक शॉप में ये करने में इतना दिक्कत होता है, तो पूरा कंट्री में अगर लोग ऐसा करने लग जाएं कि हम मतलब लोग जो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो खुद कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम उनके कंजम्पशन को इग्नोर कर दें तो क्या GDP गलत नहीं आएगा? तो फिर इसलिए हम जो लोग खुद का भी कंजम्पशन करते हैं उसको भी GDP कैलकुलेट करते वक्त लेते हैं। ठीक है, imputed rent of owner occupied houses should be included in national income। अब जैसे कि सारे हाउसेज, अब मैंने आपको क्या बोला अभी कि जैसे एक शॉप वाला बंदा अपने शॉप में क्या करता है, कुछ निकालता है तो वहां पे पैसे रख के जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर मान लीजिए कि मेरा घर है, मेरा प्रोडक्शन यूनिट है, अब मैं इस घर में रहती हूँ तो इस घर का कोई ना कोई वैल्यू तो होगा। अगर मान लीजिए मैं नहीं रहती, ठीक है, मैं इस घर में नहीं रहती और मैं इसको रेंट पे देती, तो इसका कोई अपना एक वैल्यू होगा ना। एक घर का एक यूनिट का अपना हमेशा एक वैल्यू होता है, तो एक घर का भी अपना एक वैल्यू होगा। तो अगर आप खुद के लिए यूज के लिए भी अगर आप घर को यूज करते हैं तो आपका क्या होगा? वो भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा। ठीक है, उसका रेंटल वैल्यू आपके नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा। ठीक है, imputed value of free services produced by the general government and private non-institution services households must be taken into account. If it is not done, it will be lead to the underestimation of total output consequence of national income। मतलब जो फ्री सर्विसेज दिए जाते हैं किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। इनको भी हम इंक्लूड, अब हमारे लिए गवर्नमेंट हमको फ्री सर्विस दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट तो कहीं किसी, मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट ने ठंडी में कंबल बंटवा दिया तो कंबल खुद थोड़ी गवर्नमेंट बना रही है, कंबल को क्या कर रही है? गवर्नमेंट खरीद के ला रही है कहीं से। ठीक है, तो उसको भी हम किसमें? नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन लाइक सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, किचन गार्डनिंग एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब आप सोचोगे कि क्यों, अब इसका क्यों एक वैल्यू, इस पे बहुत डिबेट होता है कि जो हाउस वाइफ हैं वो 24/7 काम करती हैं, उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलता है। क्योंकि अब मान लीजिए कि हर हाउस वाइफ भी सेम सिमिलर काम नहीं करती है। कोई होगा जो मेड भी रखा होगा, कोई होगा जो सारा काम खुद से कर रहा होगा, कोई थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहा होगा। तो ये डिटरमाइन करना कि कौन कितना काम कर रहा है ये मुश्किल है। तो इसलिए जो इस तरीके का गार्डनिंग का काम है, जो हाउसवाइफ का काम है, इनके किसी पर्टिकुलर इनकम को हम किसमें, अगर वो एक्स्ट्रा कोई काम ना करे अदर देन मतलब अपने घर का, तो फिर हम उनको किसमें? नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आउटपुट ऑफ ओनली न्यू प्रोड्यूस गुड्स दैट इज गुड प्रोड्यूस्ड इन द करंट ईयर शुड बी इंक्लूडेड इन द टोटल आउटपुट मेथड। मतलब कि सिर्फ जो इस साल, मतलब ऐसा नहीं कि अब मैं बात कर रही हूँ नेशनल इनकम की तो मैं पिछले साल कुछ प्रोड्यूस हुआ है तो उसको भी इसी साल ऐड कर लूँ, नहीं। एक अकाउंटिंग ईयर में जो प्रोडक्शन कंजम्पशन हो रहा है सिर्फ उसको
इंक्लूड करते हैं हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सारा हम ध्यान में रखेंगे कैलकुलेट टाइम करते टाइम में। अब हमने प्रोडक्शन वाला मेथड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है। ठीक है, अभी अभी हमने आपके पापा के पीछे मैं पढ़ी हूँ आज, तो मैं फिर से आपके पापा के पीछे पढ़ के बताती हूँ। जो आपके पापा को यहाँ पे मिल रहा था पैसा, सॉरी अभी उन्होंने इससे पहले क्या किया था, प्रोडक्शन किया था। यहाँ पे इन्होंने टॉय बनाने में हेल्प करी थी, चॉकलेट बनाने में हेल्प करा था, ये जो जितना भी हेल्प करी थी मतलब अपनी सर्विसेज दिया था। अब आपके पापा को जो पैसा मिल रहा है इसके बदले में मिल रहा है ना, इनको वेजेस मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इस इनकम के ये सारे मान लीजिए वेजेस मिल रहे हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर आपने लैंड दिया है तो उसके बदले आपको क्या कहते हैं रेंट मिल रहा है। ये सारा अगर हम एक साथ कैलकुलेट कर दें तो भी तो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये सारा सर्कुलर वे होता है। ठीक है, सब कुछ जितना आपको पैसा कमा रहे हो आपको सारा पैसा खर्च भी करना होता है। तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि जितना आपने पैसा कमाया वो आपको वेजेस के फॉर्म में मिला और आपने वो सारा खर्च भी कर दिया किसमें, प्रोडक्शन यूनिट में अगेन। तो वो पैसा तो सर्कुलेट हो रहा है ना। और अगर मैं एक ही जगह मतलब जहां आपको पैसा मिल रहा है उसी को मैं इकट्ठा करके अगर कैलकुलेट कर दूं तो क्या नेशनल इनकम निकल के नहीं आ जाएगा। तो फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे करते हैं लोगों के सारे इनकम को, वेजेस को, इंटरेस्ट को, उनके रेंट को, ये सारे को, उनके प्रॉफिट को, इन सबको हम क्या करते हैं एक साथ इकट्ठा करके ऐड कर देते हैं और फिर उससे भी हमें पता चल जाता है कि किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी का क्या है जीडीपी। ठीक है, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इन दिस मेथड वी फर्स्ट एस्टिमेट फैक्टर इनकम पेड आउट। मतलब हम जो फैक्टर आपके पापा को ये जो वेज मिल रहा है ये क्या है, ये इनको आपके पापा क्या कर रहे थे, पहले फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे और उसके बदले में जो ये इनको इनकम मिला है, जो वेज मिला है, ये क्या है, इनका फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम कई तरह का हो सकता है, जैसे आपके पापा, मैंने अभी आपको बताया कि आपके पापा इंजीनियर भी हो सकते हैं, लाइक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके पापा के पास एक्स्ट्रा लैंड है, वो हो सकता है रेंट पे भी दे सकते हैं। आपके पापा खुद ही एक बिजनेसमैन हो सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट काम के बदले में जो ओनर्स हैं इनको जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में जो पेमेंट मिलता है, इन सबको हम ऐड जो करने वाले हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर, द सम ऑफ सच फैक्टर्स पेमेंट इक्वल नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब वो सारे जो फैक्टर्स ऑफ मतलब जो वेजेस मिल रहा है, जो रेंट मिल रहा है, इन सारों को अगर हम इकट्ठा कर दे तो हम इसको क्या बोलते हैं, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ये थोड़ा सारे में है मिस्टेक, ये एफसी छोटा होगा, प्लीज थोड़ा आप लोग अपने नोट्स में बना लीजिए इसको। Then we take some total of NVAFC by the value of sector to arrive at NDFC domestic income. The component are NDPFC. मतलब यही अगेन हम लोग ये सारे जितने भी सेक्टर्स हैं इन सबके वेजेस, सबके सैलरी, सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और हम जो वैल्यू एडेड है मेथड उसको भी अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमारा जो टोटल निकल के आए वो क्या है, नेशनल इनकम है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि किस किस फॉर्म में आपको पैसे में आपके पापा को पैसे मिल रहे थे। ठीक है, तो रेंट मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है। अब एक नया पॉइंट है कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब आपके पापा एक एम्प्लॉय हैं, एक इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, उनको बहुत तरह के कॉम्पनसेशन भी मिलते हैं। अब देखो कॉम्पनसेशन भी गवर्नमेंट जो नेशनल अकाउंट 1993 के अकॉर्डिंग क्या क्या कॉम्पनसेशन होते हैं ये भी डिफाइन किया हुआ है। मैं भी इसको भी रख देती हूँ क्योंकि आपका एमसीक्यू जो बनेगा ना इसमें से भी एक एक पॉइंट उठा के रख देगा और बोलेगा कि आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करके दिखाओ। तो आपको एटलीस्ट ये हेडलाइंस तो याद होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट प्रॉफिट क्या होता है इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, आपके पापा जो एंटरप्रेनर हैं, जो अपना प्रोडक्शन में एज अ ओनर, एज अ एंटरप्रेनर क्या कर रहे हैं, अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसके बदले जो उनको फायदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। इंटरेस्ट क्या है, आप अगर मान लीजिए कि कुछ इन्वेस्ट किए हुए हो उसके बदले जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो क्या है, इंटरेस्ट है आपका। ठीक है, रेंट और रॉयल्टी क्या है, आपने लैंड मान लीजिए आपके पास है, रेंट आपने क्या रेंट आउट कर दिया, मतलब आपने दिया है उस पे प्रोडक्शन यूनिट को काम करने के लिए, तो उसके बदले जो मिलता है वो रेंट है। ठीक है, रॉयल्टी अगेन अगर मान लीजिए कि मैंने कुछ स्पेसिफिक कुछ लिख रखा है या मेरा जो लैंड, कभी आपने लीज पे सुना है कि लोग लीज पे ले लेते हैं कि 10 साल के लिए चलिए मैंने अपना लैंड दे दिया, आप इतना इतना मेरे को हर महीने आप देते रहिएगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट वो देते रहेंगे, तो वो एक रॉयल्टी, जो पैसा इस तरीके से मिलता है रॉयल्टी। बुक्स में रॉयल्टी बहुत फेमस होता है। मान लीजिए कि मैंने कोई बुक लिखी और मैंने बोल दिया कि अच्छा ठीक है इसको आप अपने अपना सब टैग वैग लगा के बेचो और इसके बदले मुझे रॉयल्टी देना। ठीक है,
तो रॉयल्टी समझ, अब ये नया टर्म जो है, एक है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये दोनों मैं आपको अभी अच्छे से समझाती हूँ। तो क्या है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, क्या क्या कॉम्पनसेशन एक एम्प्लॉय को मिल सकता है, यही है इसमें मतलब जो आपको पढ़ना है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द टोटल रेमुनरेशन इन कैश और इन काइंड, मतलब कि कैश के फॉर्म में मिले या किसी और फॉर्म में। मान लीजिए कि अभी हम कहीं पे एम्प्लॉय है, मान लीजिए मैं महामना एकेडमी की एम्प्लॉय हूँ, सर ने मुझे कह दिया कि लीजिए ये स्कूटी लेके जाइए, आप लेके आइएगा जाइएगा, ठीक है। तो मुझे वो या तो 40-50,000 पे कर देते या मुझे वो स्कूटी देते, मतलब या तो वो मुझे वेज दे रहे हैं या वो मुझे काइंड के रूप में जो पेमेंट कर रहे हैं, वो क्या है, वो मेरा कॉम्पनसेशन है, वो भी नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं अगर महामना एकेडमी में काम नहीं करती तो मुझे पैसे नहीं मिलते, पैसे नहीं मिलते ना ही मुझे गाड़ी मिलती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने जो सर्विसेज मैंने यहाँ पढ़ाया उसके बदले में मुझे वो सर्विसेज मिले, ठीक है। Payable by an enterprise to an employee in return of the work done by the latter during the accounting period, मतलब एक अकाउंटिंग, अब ऐसा नहीं कि इस साल मैं काम कर रही हूँ सर, पिछली साल का मुझे गाड़ी दे के रखे हुए तो वो एक गिफ्ट हो गया, वो ऐसा नहीं कि मेरा पेमेंट है, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी इन कैश, अगेन अभी मैंने कहा ना कैश और काइंड दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो जो वेजेस और सैलरीज जो कैश के फॉर्म में मिलते हैं हमें, वो हम पहला, ये इसके अंदर आता है कि क्या क्या किस तरीके क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं। तो पहला है वेजेस एंड सैलरीज, तो मतलब अगर हमको जो वेज मिल रहा है या हमको मान लीजिए कि मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे बोल रहे हैं आधे घंटे के बदले तुम्हें इतने पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो वो जो वेज मिल रहा है, या मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हें महीने का मैं इतना पेमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो सैलरी मिल रही है वो भी हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। फिर वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, अगेन मुझे गाड़ी दे दिया, कभी मेरा पढ़ने के लिए मुझे बुक दे दिया, मुझे कुछ मतलब जो मेरी जरूरत की चीज है वो मुझे दे दिया, ठीक है। तो या तो मुझे पैसे दिए या तो काइंड में दिए, वो भी मैं इंक्लूड करूंगी, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी, अब मान लीजिए कि सर ने कहा कि अच्छा अब मेरे जो भी इंप्लॉयज है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि सबके बदले कुछ एक इंश्योरेंस प्लान बनवा देने वाला हूँ, एक मैं कुछ पैसे इकट्ठा करने वाला हूँ, हम ओल्ड एज में जब जाएंगे तो हमको उसके बदले कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के जो प्लान्स बनते हैं ये भी सारे क्या होते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं। कौन कौन से प्लान होते हैं, जैसे कैजुअलिटी इंश्योरेंस हो गया, जैसे कि कैजुअलिटी इंश्योरेंस हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेट्युटी हो गया, पेंशन हो गया, ये सारा क्या है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, ठीक। रेंट अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, रॉयल्टी क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, मैंने इसको वर्ड्स में भी लिख दिया है, आप इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं यूनिट्स जो हम इंक्लूड करते हैं प्रॉफिट में, जैसे कि मैंने आपको प्रॉफिट तो बेसिक बताया कि जो प्रोडक्शन में उन्होंने हेल्प किया उसके बदले में जो उनको फायदा मिला उसको हम प्रॉफिट बोल दिया। प्रॉफिट को हम किन किन वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं, वो है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। अगर हमको कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट क्या होता है, तो हम कॉर्पोरेट टैक्स को, डिविडेंड को, रिटेन्ड अर्निंग को अगर ऐड कर देंगे सबके, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। अगेन हम बात करते हैं मिक्स्ड इनकम की। अब देखो, अभी मैंने आपको बात किया कि आपके पापा जाके काम करते थे, उसके बदले उनको वेज मिलता था, उन्होंने लैंड दिया उसके बदले उनको रेंट मिलता था, ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब क्या ऐसा नहीं होता है कि प्रोडक्शन यूनिट में काम करने के सिवा, रेंट देने के सिवा, लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद का स्टार्टअप कर लेते हैं। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मैंने पढ़ाया, मुझे कहीं सैलरी मिली, मैंने अपना भी कुछ खोल लिया, ठीक है, मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया, ठीक है। अब मुझे उससे कुछ अर्निंग हो रही है, हाँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जाके कहीं पे प्रैक्टिस किसी हॉस्पिटल में कर रही हूँ, लेकिन मैंने एक छोटा सा खुद का भी खोल लिया। तो जो एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है, ठीक है, जो ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, इनका जो इनकम है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम, ठीक है। जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, जो इस तरीके के इनकम्स होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, अदर देन अभी जितना हमने बात किया उसके सिवा जो इनकम होगा उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, मिक्स्ड इनकम में, ठीक है। मिक्स्ड इनकम, there are cases where total factor payment is estimable but not to be different component. This problem arises mainly in case of self-employed people like doctors, chartered accountants, consultants, etc. मतलब जैसे डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमने कहीं पे जाके सर्विसेज प्रोवाइड की और उसके बदले में, और उसके बाद मैंने अपना भी खुद का कुछ कर लिया, और उसके बदले जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो किस में इंक्लूड करेंगे हम, फैक्टर, ये मिक्स्ड इनकम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर हम सिर्फ ये देख लें कि वो जाके हॉस्पिटल में सर्विस दे रहा है वही इंक्लूड करेंगे, तो हमें ये समझ में आएगा कि सारे फैक्टर इनकम हम क्या है, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं।
This factor payment is popularly called mixed income of the or self-employed. It is used for any income that has elements of more than one type of factor income. मतलब कि ये सारे एलिमेंट्स, जैसे मैंने कहा ना कि मेरा एक फैक्टर इनकम हो गया कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और दूसरा फैक्टर इनकम मेरा क्या हो गया, मैं कहीं पे जाके खुद का काम कर रही हूँ, ठीक है, मेरा खुद का एक चैनल है या मैं खुद क्या कुछ कर रही हूँ, मैंने कहीं अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, तो वो जो एक्स्ट्रा है, जो मतलब अदर देन फैक्टर इनकम, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा किसी भी टीचर को, डॉक्टर को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, वो सारा जो फायदा है वो क्या होगा, वो मिक्स्ड इनकम में रखा जाएगा, ठीक है। मिक्स्ड इनकम अराइजेस प्रोडक्शन सर्विसेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हुज इनकम इंक्लूड्स, क्या अब हमें मान लीजिए कि अगर मैं एक इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ तो मुझे वहां से जो पैसा मिलेगा उसको मैं सैलरी मेरा जो है, ठीक है, लेकिन मैं जहां खुद को काम कर रही हूँ वो भी तो वहां पे भी तो मेरा सैलरी, मेरा रेंट, मेरा वेज सब होगा, तो वो सारा भी इसी फॉर्म में होता है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। अगर हमको एनडीपी चूज करना है अगर इस मेथड को देख के, तो हम क्या करेंगे, कॉम्पनसेशन को ऐड करेंगे, किसका, इंप्लॉइज का, रेंट और रॉयल्टी ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे और मिक्स्ड इनकम को ऐड करेंगे अगर कोई है तो, ठीक है, और फिर हमारा क्या निकल के आएगा, नेशनल इनकम निकल के आएगा, किस मेथड से, इनकम मेथड से। अब ये अगेन यही जो मैंने आपको बोला, इसको शॉर्ट फॉर्म में और लॉन्ग फॉर्म में मैंने करके दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या इसका नोट्स बना सकते हो, ये सब आपको लर्न होना चाहिए। अगेन अब क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है अगर ये इस मेथड से, तो ठीक है, आपको अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे थे अभी आपने वैल्यू एडेड मेथड से, तो आपने कुछ प्रिकॉशंस लिया था, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशंस हैं इनकम मेथड में, नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर पेमेंट्स, दैट इज पेमेंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू द प्रोडक्शन यूनिट बाय ओनर ऑफ द फैक्टर्स, मतलब सिर्फ फैक्टर पेमेंट ही, मतलब मैंने सर्विस दिया, मैंने अभी बोला ना, मैंने महामना एकेडमी में सर्विस दिया, उसके बदले में मुझे सैलरी मिली, मुझे बाइक मिली, मुझे कुछ मिला, ठीक है, तो जो मैंने कुछ दिया उसके बदले मुझे जो मिला, ठीक है, वही मैं इंक्लूड करूंगी। मान लो सर मेरे एक्स्ट्रा, मैंने ऐसे सर कभी खुश हो गए या मैं सर की रिश्तेदार हूं, सर ने मुझे कुछ दे दिया, ठीक है, उसके वो चीज नहीं, वो ट्रांसफर इनकम नहीं इंक्लूड करेंगे, सिर्फ क्या यूज करेंगे हम, क्या इंक्लूड करेंगे, जो रियल में ट्रांसफर हुआ है, सर्विसेज के बदले जो पैसा ट्रांसफर हुआ है, सिर्फ वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। एनी पेमेंट विच इज नो सर्विसेज इज रेंडर्ड इज कॉल्ड ट्रांसफर, मतलब जिसके बदले कोई सर्विस रेंडर नहीं हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। एंड नॉट इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटीज एक्सेट्रा, जैसे कि सर ने मुझे गिफ्ट दे दिया, चैरिटी कभी कर दी या कोई डोनेशन हो गया, ये सारा क्या है, नहीं इंक्लूड होता है। कैपिटल गेन्स रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, अब मान लीजिए कि अब मेरे पास एक कार है, हाँ, मैंने एक कार खरीदी 10 लाख रुपए की, ठीक है, 10 लाख रुपए की कार खरीदी, मैंने 4 साल यूज किया और मैंने उसको अगेन 7 लाख रुपए में बेच दिया, तो क्या अब मैं उसको अगेन ऐड करूं, मैंने 10 लाख जब उसको खरीदा था तब तो वो नेशनल इनकम में ऐड हुआ था कि नहीं हुआ था, पूरा 10 लाख रुपीज ऐड हुआ था, अब मैं अगेन उसको बेच दी 7 लाख का, तो क्या वो अगेन एक नया इनकम हो गया, अरे वो तो 10 लाख रुपए मैंने ही दिया था ना, 7 लाख रुपए किसी और कोई और मुझे दे रहा है, तो क्या है, उस कार का कोई वैल्यू नहीं है, उसका 10 लाख ही वैल्यू है। अब ऐसा नहीं कि मैंने 4 साल यूज कर लिया तब उसका वैल्यू 17 लाख रुपए हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो ये सेकंड हैंड वैल्यू जो मतलब कोई भी वैल्यू है किसी गुड का, सेकंड हैंड वैल्यू जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। इनकम अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर है, इन सारी की सेल से जो इनकम मिलता है उसको भी हम नहीं रखते, क्योंकि ये क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ले रहे हो, आप क्या सर्विस दे रहे हो, कोई सर्विस दे रहे हो क्या आप, तो इस लाइक कि आप एक पैसा कमाने का आपका दूसरा जरिया है, लेकिन ये क्या मोस्ट ऑफ द पेपर वर्क होता है, मतलब पैसा मिला, आपने एक बॉन्ड खरीदा उसके बदले में आपको पैसा मिला, मतलब कोई प्रोडक्शन चीज इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो जो जिसमें प्रोडक्शन चीज इन्वॉल्व नहीं होगा उसको भी हम नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं, ठीक है। इवन जो शेयर्स वगैरह आप खरीदते हो, बॉन्ड्स खरीदते हो, ये सब भी नहीं। imputed value of services provided by the owner of production unit for included production unit will be included. Imputed value of owner occupied houses, interest on own capital, production for self consumption etc. मैंने अभी आपको बोला ना कि अभी वो जो दुकानदार होता है अभी जाएगा उसमें से सामान निकालेगा तो भी अपने गले में पैसे डाल देगा, ठीक है। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद भी जब मैं खुद का काम कर रही हूँ तो मेरा भी तो एक वर्थ होगा ना। हमने क्या पढ़ा था पहले ही कि हमारा भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हम अपना वैल्यू बहुत लेके चलते हैं इकोनॉमिक्स में, खुद से प्यार
करते हैं, ठीक है। तो जितना सारा हमारा, अगर हम खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद को पैसा कमा रहे हैं खुद के लिए, तो हमको टैक्स भी तो देना है, हमको दिखाना भी तो है कि देखिए हम खुद से प्यार कर रहे हो इसलिए हम इतना पैसा कमा रहे हैं, तो देखिए हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो भी ज्यादा है, तो जीडीपी भी तो ज्यादा होगी। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड या मेरा खुद का हाउस है, वो सारा का रेंट भी क्या होता है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। अगेन विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं, अब देखो विंडफॉल गेन्स वो सारे, मान लीजिए मुझे लॉटरी में पैसा मिल गया, अब क्या मैंने कोई सर्विस दिया था लॉटरी करने के बदले? ऐसे तो है नहीं। अगर मान लीजिए कि मैं कहीं कुछ ताश वास खेल रही हूँ, उसके बदले मुझे कुछ पैसा मिल गया, तो जो इस तरीके के गेन्स होते हैं वो भी मतलब नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। विंडफॉल गेन्स लाइक इनकम फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेस एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड, देयर इज नो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज कनेक्टेड विद दैट। मतलब अगर हॉर्स रेस है या फिर लॉटरी है, या मान लीजिए आपने कुछ ताश वगैरह कुछ भी खेला हुआ है, तो उसके बदले में आपको जो पैसा मिल रहा है वो भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं इंक्लूड करते? क्योंकि उसमें कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। अगेन हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड का, ये लास्ट मेथड है इसका, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? दिस मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एज सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब आप मान लीजिए कि मैंने अभी आपके पापा का एग्जांपल दिया था, तो आपके पापा जो यहाँ पे आपके पापा ने जो खर्चा किया था टॉय पे, ठीक है, यहाँ पे जो आपके पापा ने टॉय पे खर्चा किया था, जो ये एक्सपेंडिचर हुआ था, ठीक है, और जो आपके पापा को वेजेस मिला था, ये भी एक एक्सपेंडिचर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर, ये टोटल जो एक्सपेंडिचर को अगर हम इंक्लूड करके, मतलब टोटल को कैलकुलेट कर दे, अगर हम देखो, हमने आपको बताया था ना कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था और एक्सपेंडिचर हो रहा था, ठीक है, कोई कमा रहा था, कोई खर्च कर रहा था, यही तीन चीज से मतलब पूरा इकोनॉमी चल रहा था। तो अगर हम इन्हीं तीनों को अलग अलग जोड़ दे, तो क्या हम नहीं कह सकते कि एक नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा? तो जो लास्ट बचा हुआ है क्या है वो, कि हम जो एक्सपेंड कर रहे हैं उन्हीं सारी चीजों को हम ऐड कर दे, तो हमको नहीं पता चल जाएगा? अगर मान लीजिए मेरे पापा की सैलरी 50,000 रुपीज है और मेरे पापा ने 10,000 की ग्रोसरी शॉपिंग कर ली, 10,000 का कपड़ा खरीद लिया, 10,000 मतलब ऐसे उन्होंने 10,000 करके 5 जगह स्पेंड कर दिया। अगर मैं कह रही हूँ मेरे पापा का इनकम फाइंड आउट करना है, और मैं पापा का इनकम 50,000 ना बता के बता दूं मेरे पापा ने 10,000 यहाँ खर्च किया, 10,000 यहाँ खर्च किया, 10,000 यहाँ खर्च किया, अगर मेरे पापा का वो सारा खर्चा आप ऐड कर दोगे तभी तो 50,000 निकल के आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल अबाउट दैट ओनली, सारा बात वही है, सिर्फ ये जो खर्चा है उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगेन ये जीडीपी एमपी ये छोटा होगा। This method measures national income as sum total of the final expenditure incurred for all four sector of the economy. Final expenditure are expenditures on goods and services for consumption and investment. मतलब जो हम final expenditures क्या होते हैं, जो हम खर्चा करते हैं किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो हम कंज्यूम करना चाहते हैं, वो सारा मतलब फाइनल एक्सपेंडिचर हम इंक्लूड करते हैं। अभी ये जो आपके पापा को सैलरी मिली और आपके इसके बदले वो जाके क्या किए, टॉय खरीद लिए, तो आप वो टॉय किस लिए खरीदे? अब ऐसा नहीं कि वो टॉय खरीदे अगेन बेचने के लिए, तो उसको नहीं, अगर वो टॉय आपके यूज के लिए खरीद लिए तो वो जो फाइनल एक्सपेंडिचर है वो इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। द सम टोटल ऑफ जीडीपी एमपी दिस फाइनल एक्सपेंडिचर आर आउटपुट प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। इट्स मेन कंपोनेंट्स आर, अब इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं, और अगेन ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, जो ये एक्सपेंडिचर है, वो सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, तो ही हम उसको इंक्लूड करेंगे। क्या क्या कंपोनेंट है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड्स के द्वारा खर्चा किया जाता है, जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा खर्चा किया जाता है, वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। दिस इज सम ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब ये सारे इन सारों का सम, जो घर वाले खर्चा कर रहे हैं, जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस खर्चा कर रहे हैं, इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है। फिर गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होता है? दिस इज इक्वल टू द इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड प्रोवाइडेड बाय द जनरल गवर्नमेंट फ्री टू द पीपल। ये वो खर्चा है जो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को फ्री में देती है, फ्री में प्रोवाइड करती है, ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है। फिर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? दिस इक्वल टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक कंट्री। वो सारे खर्चे जो कि आपने एक डोमेस्टिक आपने एक टेरिटरी में किया, जिसके बदले आपको सर्विस मिला, वो सारा किस में आता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। मतलब एक टेरिटरी के अंदर जो खर्चा हुआ और उसके बदले आपने सर्विस लिया, वो सारा इसके अंदर आता है। तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एक्सपेंडिचर मेथड निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगेन हम
पहले पढ़ चुके जीडीपी एमपी और इसमें कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी होता है, ठीक है। तो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इसमें भी, मतलब ये वाले तीनों मेथड में भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेके चलेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो नेट एक्सपोर्ट होता है क्या होता है, पहले ही आपने पढ़ा है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में से हम माइनस कर देते हैं, तो जो नेट एक्सपोर्ट है मतलब हमने कितना एक्सपोर्ट किया वो निकल के आ जाता है, ठीक है। अगेन मैंने जो बात बोला ये सब वही, अगर आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड कर दोगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड कर दोगे, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का खर्चा ऐड कर दोगे और नेट एक्सपोर्ट को अगर आप ऐड कर दोगे, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में से माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आप ऐड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा, ठीक है। क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, अगर फिर अगेन हमने उन दोनों के लिए प्रिकॉशंस पढ़ा हुआ है, तो यहाँ भी हम प्रिकॉशंस पढ़ने वाले हैं। क्या क्या प्रिकॉशंस यहाँ पे देखते हैं। बाई डेफिनेशन द मेथड इंक्लूड्स ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर। जैसा कि हम डेफिनेशन से ही समझ गए कि इसमें क्या हम इंक्लूड करते हैं, सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को ही इंक्लूड करते हैं। दैट इज फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब हम जो कंज्यूम कर रहे हैं फाइनल एक्सपेंडिचर, मतलब हम खाने के लिए या तो टॉय खरीदने के लिए या फिर टॉय में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको ही हम सिर्फ इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स जो है वो नहीं इंक्लूड होते हैं, अगेन इसमें भी। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बाइंग शेयर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, अगेन जो बॉन्ड शेयर और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम खरीदते हैं उनको भी हम यहाँ इंक्लूड नहीं करते हैं। इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट आउटपुट, लाइक फिर अगेन वो सेल्फ कंज्यूम्ड और आउटपुट, जो फार्मर्स मान लीजिए कि हमने जो खुद का खर्चा किया, खुद का जो मेरा आउटपुट है उसको भी हम क्या करते हैं, लेते हैं इसमें। मस्ट बी काउंटेड एज द फाइनल एक्सपेंडिचर, इन सारे को हम क्या करते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर में लेते हैं। अ ट्रांसफर पेमेंट इज वन अगेंस्ट विच इज नो गुड्स एंड सर्विसेज इज रेंडर्ड, मतलब एक ट्रांसफर पेमेंट वो होता है जिसके बदले में कोई सर्विसेज नहीं मिलती है, तो इसको हम क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। अगेन अब नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है, इसमें भी आप दो टर्म्स पढ़ते हो, नॉमिनल नेशनल इनकम होता है, एक रियल नेशनल इनकम होता है। अब नॉमिनल नेशनल इनकम क्या है और नेशनल इनकम क्या है, तो नॉमिनल नेशनल इनकम वो है कि अगर मान लीजिए कि एक मनी, मतलब एक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का अकाउंट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर मेजर किया जाए तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। लेकिन यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट तो करते हैं लेकिन एक बेस ईयर को लेके कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रियल नेशनल इनकम, ठीक है। इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर एंड मेजर्ड एट अ करंट ईयर प्राइसेस। मतलब ये क्या होता है, ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करते हैं लेकिन किस पे, करंट ईयर प्राइस पे। किस पे हम करते हैं, करंट ईयर प्राइस पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर एंड मेजर्ड एट अ कांस्टेंट प्राइस और प्राइस ऑफ बेस ईयर। मतलब एक कांस्टेंट, एक सिर्फ करंट प्राइस पे नहीं कैलकुलेट करते, हम क्या करते हैं, बेस ईयर से कैलकुलेट करके करते हैं। अब आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि इस साल जब अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है तो इस साल का बेस ईयर क्या होगा। इससे पहले 2011-12 था, अब नया बेस ईयर क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इट इज अफेक्टेड बाई द बोथ चेंज इन प्राइस एंड क्वालिटी। ये आप मान लीजिए कि एक ही करंट ईयर के प्राइस पे लेता है, तो क्या अब एक गुड का क्या करंट ईयर में प्राइस हमेशा सेम रहता है, तो ये किससे अफेक्ट होता है, प्राइस के चेंज और क्वांटिटी के चेंज होने से भी ये अफेक्ट होता है। इट इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री एज इट इज अफेक्टेड बाई द बोथ चेंज इन फिजिकल आउटपुट एज वेल एज अ प्राइस। ये एक अच्छा तरीका नहीं है मेजर करने का। क्यों अच्छा तरीका नहीं है, मान लीजिए कि मैंने एक साल का, इस पेन का एक साल का प्राइस के पे इसका नेशनल इनकम कैलकुलेट कर दिया। अब हो सकता है कि इस पेन की अचानक से डिमांड बढ़ गई हो और 20 रुपीज का ये हो गया हो, कोई फेस्टिव सीजन आ गया हो, टीचर्स डे आ गया हो, सारे बच्चों को पेन देना है सारे टीचर्स को, और इसकी प्राइस बढ़ गई हो, लेकिन और फिर बाद में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गई हो, तो जो ये फ्लक्चुएशन है इसकी वजह से जो ये नॉमिनल नेशनल इनकम की के हिसाब से जो नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है वो सही नहीं होता है। लेकिन इट इज़ अफेक्टेड बाय द चेंज इन क्वांटिटी ओनली। ये सिर्फ क्वांटिटी की चेंज होने की वजह से, कि मान लीजिए कि अगर इस साल 10 चेंज हुआ, 10 पेन बिका और अगली साल 20 पेन बिका, तभी इसमें डिफरेंस आएगा। अगर 10 पेन आज भी बिका और 10 पेन नेक्स्ट ईयर भी बिका तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इट इज़ अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ये जो रियल नेशनल इनकम है, ये एक नया मतलब ट्रू अच्छा तरीका है नेशनल इनकम को देखने का। अगेन हम लोग बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की, रियल जीडीपी की। अगेन ये नॉमिनल जीडीपी जो है करंट ईयर प्राइस पे कैलकुलेट होता है और रियल जीडीपी क्या होता है, बेस ईयर को लेके कैलकुलेट होता है, ठीक है।
It refers to the market value of all final goods and services produced within a domestic territory of a country in a year measured at a current year price. मतलब ये सारा गुड्स एंड सर्विसेज जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है और किस पे मेजर होता है, एक करंट ईयर प्राइस पे मेजर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं. लेकिन इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर एंड मेजर्ड एट द कांस्टेंट प्राइस और प्राइस ऑफ बेस ईयर. मतलब यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, बेस ईयर का यूज करके अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, रियल जीडीपी. ठीक है. द वैल्यू ऑफ nominal GDP changes when either the physical output or price changes or both change simultaneously. मतलब मान लीजिए कि अगर क्वांटिटी में चेंज आ रहा है या फिर प्राइस में चेंज आ रहा है तभी नॉमिनल जीडीपी में चेंजेस आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि अभी एक साल में तो इसका 10 बार प्राइस चेंज हो सकता है ना, अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल या किसी भी तरीके से, तो इसमें चेंजेस आते हैं. द वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी चेंजेस व्हेन ओनली द वॉल्यूम ऑफ फिजिकल आउटपुट चेंजेस. यहाँ पे रियल जीडीपी में सिर्फ रियल जीडीपी में तभी चेंजेस आएगा जब इसकी क्वांटिटी में डिफरेंस आएगा, ना कि एक ही पेन का प्राइस बार बार चेंज हो रहा है तो वो ये नहीं इंक्लूड करता है. इट इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री एज इट अफेक्टेड बाय द बोथ चेंज इन फिजिकल आउटपुट एज वेल एज प्राइस. ये एक अच्छा तरीका नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ को चेक करने का, क्योंकि ये आउटपुट फिजिकल आउटपुट की वजह से भी चेंज हो रहा है और प्राइस के चेंज होने की वजह से भी चेंज हो रहा है. ठीक है. इट इज अ बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री एज इट अफेक्टेड बाय द चेंज इन फिजिकल आउटपुट. और क्या कहते हैं, ये प्राइस के चेंज होने की वजह से नहीं होता है, बल्कि ये फिजिकल आउटपुट या फिजिकल क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से ही डिफरेंस आएगा रियल जीडीपी में. तो ये एक बेटर मेजरमेंट का तरीका है. ठीक है. इट इज नॉट यूजफुल फॉर मेकिंग पीरियोडिक कंपेरिजन इन द फिजिकल आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिफरेंट ईयर्स. मतलब हम अगर कंपेयर करें इस साल का प्राइस नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट ईयर का प्राइस उसके नेक्स्ट ईयर से, तो हम सही से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरे एक ही साल में 10 बार चेंज होता रहता है, तो ये एक सही तरीका नहीं है. इट इज बेटर मेजर टू मेक पीरियोडिक कंपैरिजन इन फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिफरेंट ईयर्स. ये एक अच्छा तरीका है डिफरेंट ईयर्स को कंपेयर करने का या चेंजेस होने का देखने का. इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है और रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है. आपको एटलीस्ट ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए ताकि आप नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी कैलकुलेट कर सको. तो प्लीज आप एक स्क्रीनशॉट ले लो. ये आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला मिल जाएगा, इसको इग्नोर कर देना प्लीज. ठीक है. अब नेक्स्ट, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है. अभी मैंने आपको कहा कि रियल जीडीपी भी होता है, नॉमिनल जीडीपी भी होता है. ठीक है. अब मैं ये कह रही हूं कि आप एक एक्चुअली अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ कि जीडीपी डिफ्लेटर मतलब जो चेंज हुआ है. मतलब मान लीजिए कि अगर मैंने कंपेयर किया पिछले साल का इस साल से जीडीपी, तो जो एक्चुअल चेंज हुआ है वो हम जीडीपी डिफ्लेटर से देखते हैं. एक एवरेज प्राइस हम बेस ईयर को मानते हैं और फिर बेस ईयर के हिसाब से नए ईयर को कैलकुलेट करते हैं एक एवरेज प्राइस पे. ठीक है. उसी को हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर. ठीक. जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट मार्क द जीडीपी. मतलब मेकअप द जीडीपी, जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस हैं जो जीडीपी बनाता है उसका एवरेज जो है वो जीडीपी डिफ्लेटर लेता है. ठीक है. इट यूज टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस एंड डिटरमाइन द रियल चेंजेस इन द फिजिकल आउटपुट. ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है. मैंने अभी कहा ना रियल जीडीपी कैलकुलेट करने क्या है, जो प्राइस का रियल जो फ्लक्चुएशन है उसको एलिमिनेट करके सिर्फ फिजिकल चीजों, मान लीजिए कि पेन का प्रोडक्शन बढ़ा है या कम हुआ है तो सिर्फ उसको जो लेता है, उसको लेने का जो काम है वो क्या करता है, जीडीपी डिफ्लेटर. हम जीडीपी डिफ्लेटर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम पहले नॉमिनल जीडीपी पता करते हैं, हम रियल जीडीपी को डिवाइड करते हैं और ये इसका फॉर्मूला है. आप ऐसे ही रियल जीडीपी को जीडीपी डिफ्लेटर से कैलकुलेट करोगे और करंट प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर ऐसे आके आएगा. तो प्लीज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. अगेन जीडीपी एंड वेलफेयर, ये आपके बुक में एक टॉपिक है अलग से, आप लोग अगर देख रहे होगे तो. ठीक है. और ये मुझे लगता है कि एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है. अब अगर मैं बोलूं कि एक फला कंट्री का जो जीडीपी है बहुत अच्छा है, तो क्या आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगा कि अच्छा वहां पे जीडीपी अच्छा है, इसका मतलब वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज लोग ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा परचेस कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सेल कर रहे हैं, इसका मतलब उनके पास अच्छा पैसा है, उनके पास अच्छी सर्विसेज है, इसीलिए वहां का जीडीपी जो है वो अच्छा है. ठीक है. अब मैं कहूं कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जीडीपी कहीं का अच्छा हो तो वहां पे वेलफेयर भी हो रहा है, मतलब वहां का भला, वहां के लोग भी अच्छा जीवन जी रहे हैं. तो आप कहोगे अरे ये क्या बोल रही है मैम,
ठीक है, तो मैं आपको यही समझाने वाली हूँ कि कैसे जीडीपी और वेलफेयर एक दूसरे के साथ देखा जाता है, लेकिन क्या क्या लिमिटेशंस है, कैसे वो नहीं एक दूसरे के साथ देखा जाना चाहिए, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसको हम देखने वाले हैं। GDP is used as an index of welfare of the people. Welfare means sense of material being among the people. It is influenced by the many factors like consumption level, the type of goods and services consumed, economic factors, environment, pollution, law and other situation, non-economic factor etc. Higher GDP is generally taken as greater welfare of the people. However, GDP may not be taken as satisfactory measure of economic welfare due to the certain limitation. मैंने आपको बोला ना कि GDP का मतलब क्या है, प्रोडक्शन करना, कंजम्पशन करना, ठीक है, और लेकिन इसमें बहुत सारे यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स है, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन है, ठीक है, ये सारे चीजें हैं जो कि हम देखते हैं कि अगर एक जगह का जीडीपी अच्छा है तो हम मान लेते हैं कि वहाँ का ये सारा चीज भी अच्छा ही होगा, ठीक है। अगर लोग कहते हैं कि जीडीपी यहाँ पे अच्छा है तो इसका मतलब लोग मानते हैं कि वहाँ के लोगों की लाइफ भी अच्छा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या क्या लिमिटेशन है यही हम देखने वाले हैं। हाँ, पहला लिमिटेशन है डज नॉट इंक्लूड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्या है, अगर मान लीजिए कि जीडीपी में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, हम देख रहे हैं कंजम्पशन कैसे हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हम उनके पैसे को इंक्लूड कर रहे हैं, इनके पैसे को इंक्लूड करें, वैल्यू एडिशन को इंक्लूड करें, क्या हम पॉपुलेशन को ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए कि मेरे यहाँ पॉपुलेशन ही बढ़ गया, ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो मेरे यहाँ का प्रोडक्शन भी तो बढ़ जाएगा। तो जब पॉपुलेशन की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा और जीडीपी बढ़ गया तो क्या ये एक अच्छा रीजन है कि वहां का जीडीपी, पॉपुलेशन बढ़ा इसकी वजह से जीडीपी बढ़ा, ठीक है, तो ये कोई अच्छा मतलब ये वेलफेयर वाली बात नहीं है। मतलब पैसे तो हैं लेकिन खाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। डज नॉट रिफ्लेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। इनइक्वालिटी है, कैसे रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और मान लीजिए कि मैं एक कंट्री का बोलती हूँ कि जीडीपी बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ के सारे रिच लोगों के पास पैसा है और जितने भी गरीब है उनके पास पैसा है ही नहीं। मतलब जितना भी प्रोडक्शन कंजम्पशन का एक्टिविटी हो रहा है वो बड़े लोगों में, रिच लोगों में हो रहा है, लेकिन जो गरीब है उन लोगों में हो ही नहीं रहा है। तो क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा मतलब वेलफेयर नहीं है, जीडीपी से वेलफेयर का कोई लेना देना। अगेन है डज नॉट इंक्लूड नॉन इकोनॉमिक और नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे हाउसवाइफ कर रही है, गार्डनिंग कर रही है, वो अपना घर पे काम कर रही है, तो ये नॉन मॉनेटरी है, लेकिन ये भी इंक्लूड नहीं करता है जीडीपी। तो क्या ये हाउसवाइफ के लिए अच्छी बात है कि उसके काम को हम सराह नहीं रहे हैं, पैसे के, हम कहते हैं ना पैसा को थोड़ा ऊपर लोग रखते हैं, तो हम उसको पैसे के फॉर्म में नहीं सराह रहे हैं, तो क्या है, ये नॉन मॉनेटरी चीजों को इंक्लूड नहीं करता है, तो मतलब ये हाउसवाइफ के वेलफेयर के अगेंस्ट है, ठीक है। अगेन डज नॉट इंक्लूड एक्सटर्नैलिटीज। अब देखो एक्सटर्नैलिटीज क्या होता है, ये भी दो तरह का होता है, ये उनको भी इंक्लूड नहीं करता। अब मान लीजिए कि मैं एक अच्छी इंसान हूं, मैंने पैसे कमाए और मैंने क्या किया कि एक पार्क बना दिया, ठीक है, पार्क बना दिया। अब मैं पार्क में अकेले थोड़ी जाके जॉगिंग कर रही हूँ, मैंने क्या किया, वो पब्लिक पार्क बनाया है, उसमें सब लोग जाके जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, मैंने जो पॉजिटिव योगदान दिया, जो मेरा ये पॉजिटिव वेलफेयर है, इसको भी उसने इंक्लूड नहीं किया। अगर मान लीजिए कि मेरा एक इंडस्ट्री है जिससे बहुत सारा कचरा हो रहा है और वो नदी में बह रहा है और मेरे कचरे की वजह से दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो ये तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हो गई और ये भी जो है जीडीपी नहीं ऐड करता है, ठीक है। हाँ, और अगेन ये जो चेंजेस होते हैं प्राइस में, उसको भी ये इंक्लूड नहीं करता है। अभी हमने बार बार पढ़ा कि सिर्फ फिजिकल चेंज होगा तो ही जीडीपी उसको इंक्लूड करेगा, जो प्राइस के चेंजेस आ रहे हैं उसको जीडीपी इंक्लूड नहीं करता है। तो ये भी बताता है कि वेलफेयर से जीडीपी रिलेटेड नहीं है। अब हम कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ जीडीपी क्या है। अगर मान लीजिए कि मैं कह रही हूँ कि सर्विसेज प्रोड्यूस तो हो रही हैं, ठीक है, प्रोडक्शन हो तो रहा है, सर्विसेज लोगों को मिल रहा है, मतलब अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है, लेकिन ये भी तो देखना जरूरी है कि अब ऐसा ना हो कि लोगों को खाने का ना प्रोड्यूस करके हम मिलिट्री का सामान ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो तभी तो जीडीपी अगर देखा जाएगा तो ओवरऑल अच्छा ही दिखेगा। लेकिन क्या लोगों की लाइफ सिर्फ मिलिट्री का सामान प्रोड्यूस करने की वजह से अच्छी हो जाएगी? नहीं, तो ये भी एक लिमिटेशन है।
कंट्रीब्यूशन ऑफ सम प्रोडक्ट इन जीडीपी में भी नेगेटिव। अब देखो कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं, अब जीडीपी को सिर्फ हम ये थोड़ी कैलकुलेट करते हैं कि दूध का पैसा आ रहा है तो सिर्फ हम उसको इंक्लूड करेंगे, लिक्विड का पैसा जो आ रहा है, जो ड्रिंक करते हैं, जो अल्कोहल का पैसा है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जीडीपी तो अल्कोहल के पैसे से भी बनता है और दूध के भी पैसे से बनता है। और मान लीजिए किसी कंट्री में दूध एकदम सुनने पे 10 पॉइंट प्रोड्यूस हो रहा है और लिक्विड जो है वो 100 पॉइंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये तो एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम जीडीपी तो वहाँ उससे भी अच्छा हो सकता है, तो जीडीपी और वेलफेयर इसलिए भी रिलेटेड एक दूसरे से नहीं हम कर सकते हैं। अब देखो अभी मैंने आपको बताया कि जीडीपी और वेलफेयर का आपस में इतना बड़ा लेना देना नहीं है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि जीडीपी का बिल्कुल लेना देना नहीं है। हाँ, हमको एक्यूरेट पता करना हो कि क्या चल रहा है किसी कंट्री का सिचुएशन, तो हम वहाँ का पर कैपिटा इनकम देख सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या है, उससे हमें पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे ये सिचुएशन चल रहा है। बट जीडीपी फिर भी एक हम कह सकते हैं कि एक अच्छा मेजर करने का तरीका है क्या करने कि एक कंट्री में किस तरीके का वेलफेयर का काम भी चल रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है और मैंने इस चैप्टर को 2-3 स्लाइड में क्या किया हुआ है कि सम करके रखा हुआ है। अब ये 2-3 स्लाइड आप प्लीज नोट्स बनाना, स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना, इसका नोट्स बनाना और ये तो आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद रट जाना, इतना तुम जान जाओ और ये पूरा समझ आना चाहिए, एक एक बात समझ आनी चाहिए इसमें। ठीक है, ग्रॉस तक अगर हमको ग्रॉस से हमको हटना है, नेट तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था कि ग्रॉस से हमको नेट तक जाना है तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। अगर हमको नेट से ग्रॉस तक जाना है तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर हमको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो हम क्या माइनस करेंगे, माइनस NFIA, मतलब जो बाहर की चीजें हो रही हैं, जो दूसरे लोगों का वर्क हो रहा है और जो हमारे यहाँ हो रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस करके, मतलब NFIA हम रख रहे हैं। अगर हम इसको नेशनल से हमको डोमेस्टिक तक जाना है तो हम NFIA को माइनस कर देंगे, और अगर हमको अगेन नेशनल डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो हम क्या करेंगे, NFIA को ऐड कर देंगे। ठीक है, मार्केट प्राइस से हमको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम NIT को माइनस कर देंगे। ठीक है, और अगर हमको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो हम क्या करेंगे, NIT को हम प्लस कर देंगे। अब इनके फुल फॉर्म आपको पता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगेन अगर आपको वैल्यू एडेड मेथड कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे, आप प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस उसके बाद मिलेगा, इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, आपको NVA MP मिल जाएगा, इसमें से आप NIT माइनस कर देंगे, आपको NDP FC मिल जाएगा और इसमें आप NFIA ऐड कर देंगे तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। अगेन यही चीज यहाँ भी है, यही चीज यहाँ भी है। प्लीज आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, आपके मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, बल्कि ये आप रख लीजिएगा एक इंडेक्स के फॉर्म में, और इस तरीके से आपका ये यूनिट जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, उसको मैंने एक जगह रखा हुआ है, ये सब आप एक जगह रख लीजिएगा और आपको याद होना चाहिए। मैंने आपके 12th के एग्जाम के लिए भी होना चाहिए और आपके CUET के लिए तो होना ही चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे आपका 3rd यूनिट खत्म होता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी, बट अभी एक बार हम सिलेबस थॉरली खत्म कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। तब तक आप अपने PYQs करते रहिए हेल्प से, और अगर आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।